अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन की बात करें। देखिए बच्चे, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट्स का आपस में कनेक्ट होना, लिंक होना। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का आपस में कनेक्ट होना, उनका लिंक होना, किसके थ्रू? नर्वस सिस्टम के थ्रू। अब हमें पता है कि जो नर्वस सिस्टम, उसकी फर्दर हमारे पास टू टाइप्स होती हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, और दूसरा हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब नर्वस सिस्टम के ज़रिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का आपस में लिंक होना, कनेक्ट होना, उसे हम क्या बोलते हैं? नर्वस कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। अब इसे हम देखेंगे। देखें, जब भी हमें कोई कोई इंसेक्ट जब बाइट करता है, जब हमें कोई चींटी काटती है, तो वहाँ से जो मैसेज होता है वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में कहाँ जाता है बच्चे? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। और फिर वो आगे किसको बच्चे आगे कमांड देते हैं? इफेक्टर को कमांड देते हैं, जो हमारे मसल या ग्लैंड होते हैं, और फिर वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब हम फिर मसल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उस चींटी को वहाँ से खींच लेते हैं। तो मीन ये सारा कुछ जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स आपस में ये जो लिंक हो रहे हैं, ये किसके थ्रू हो रहे हैं? नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहे हैं। और इसको ओवरऑल हम क्या बोलेंगे? नर्वस कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। अब इस नर्वस कोऑर्डिनेशन में मेनली स्पेशलाइज्ड सेल जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। और इन न्यूरॉन ने ही मैसेज को कैरी करके लेके जाना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस और नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। अब बच्चे, न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है? अब इन न्यूरॉन का फर्स्ट फंक्शन तो ये है कि इन्होंने उस स्टिमुलस को या उस स्टिमुलाई को क्या करना है? डिटेक्ट करना है, उसको रिसीव करना है। बच्चे, स्टिमुलाई हम किसे बोलते हैं? कि एनी चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। के इन्वायरमेंट में कोई भी जब चेंज आएगा उसे हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई बोलते हैं। या सिंगुलर बोलेंगे तो स्टिमुलस बोलेंगे। अब उस स्टिमुलाई को डिटेक्ट किसने करना है? रिसीव किसने करना है? वो भी न्यूरॉन ने करना है। अब इनकी डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे कि कौन से न्यूरॉन का क्या फंक्शन होता है। मेनली इनका काम क्या हुआ? ओवरऑल जनरल बात करें तो न्यूरॉन ने उन स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना है, उनको रिसीव करना है। और बच्चे देखें, अब वो जो स्टिमुलस है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस स्टिमुलस को सेंस किसने करना है बच्चे? सेंसरी ऑर्गन ने, जिनको हम रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। जैसे हमारा स्किन है, हमारी आइज़ हैं, ये क्या है बच्चे? ये रिसेप्टर्स हैं, ये सेंसरी ऑर्गन है। तो सेंसरी ऑर्गन जो हैं बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने उस स्टिमुलस को क्या किया? सेंस किया। और फिर उस स्टिमुलस को बच्चे आगे रिसीव किसने करना है या डिटेक्ट किसने करना है? न्यूरॉन ने डिटेक्ट करना। और फिर उस मैसेज को वो कहाँ पर लेके जाएंगे बच्चे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। और फिर उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वहाँ पर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। रिस्पॉन्स को डिटरमाइन किया जाएगा कि इस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स, इस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग कौन सा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होना है। और फिर वो जो रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो किसको कमांड देता है बच्चे? इफेक्टर को। अब इफेक्टर दो तरह के होते हैं, मसल या ग्लैंड। तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्टर को कमांड करेगा कि किस तरह का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है। तो इस ओवरऑल हम क्या बोलेंगे? नर्वस कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। आपको मैंने एग्जांपल दी थी, इंसेक्ट की एग्जांपल दी थी। इंसेक्ट ने बाइट किया, वहाँ से वहाँ पर जो स्किन के अंदर जो रिसेप्टर जो हैं या सेंसरी ऑर्गन है स्किन, मतलब उसने उस स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया। वहाँ से फिर न्यूरॉन उस मैसेज को कैरी करके लेके आया सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, और फिर वहाँ से मैसेज गया इफेक्टर के पास, और इफेक्टर उसके रिस्पॉन्स में क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। हम फ़ौरन वहाँ पे उस चुंटी को पुल कर लेंगे। तो मीन इसको ओवरऑल हम क्या बोलेंगे? नर्वस कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। अब बच्चे, नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है हायर एनिमल के अंदर इसके मेनली 3 बेसिक स्टेप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस, मतलब उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करना, उसको रिसीव करना। उसके बाद प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग ये बच्चे मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होनी है कि उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग किस तरह का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है, एंड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। और फिर वो जो रिस्पॉन्स है वो जाएगा, मतलब वो उस रिस्पांस के अकॉर्डिंग जो इफेक्टर होते हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगे। अगर वो मसल होंगे, अगर वो ग्लैंड होगा तो वो कोई ना हार्मोन को सिक्रेट कर देगा। मीन उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग फिर रिस्पांस प्रोड्यूस होगा। तो ये मेनली 3 स्टेप होते हैं: स्टिमुलस को डिटेक्ट करना, उसकी प्रोसेसिंग करना, और फिर उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पांस प्रोड्यूस करना। अब जहाँ पे नर्वस सिस्टम का बताया गया कि नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स among the different part of the body for the response to a particle। किसी भी पार्टिकुलर स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में बच्चे नर्व इम्पल्स के जरिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना कौन करवाता है बच्चे? वो हमारा नर्वस सिस्टम करवाता है। अब ये नर्व इम्पल्स हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि जो भी बच्चे चेंज आता है वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में या इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में वो ट्रांसमिट होता है आगे। ठीक है। अब न्यूरोलॉजी बच्चे हम किसे बोलते हैं? कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करें बच्चे, दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व द स्पेशलाइज्ड सेल आर न्यूरॉन लिंक टुगेदर डायरेक्टली
आर via द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू फॉर्म अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स द सेल और ऑर्गन्स विच रिसीव स्टिमुलाई एंड दोज विच कैरी आउट द एक्शंस आर रिस्पॉन्स। देखें मेनली मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर मेनली क्या इन्वॉल्व है बच्चे, न्यूरॉन इन्वॉल्व है। अब वो जो न्यूरॉन हैं अब उन्होंने एक नेटवर्क बनाना है, उन्होंने कनेक्ट करना है, किसको कनेक्ट करना है, रिसेप्टर को इफेक्टर के साथ। रिसेप्टर क्या थे बच्चे, जिन्होंने उस स्टिमुलाई को रिसीव किया था, उसको सेंस किया था। अब वहाँ से मैसेज आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जरिए और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो मैसेज कहाँ गया बच्चे, इफेक्टर के पास गया, जिन्होंने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है, जिन्होंने एक्शन परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग। तो मीन रिसेप्टर, इफेक्टर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये पूरे का पूरा एक नेटवर्क बनता है और उस नेटवर्क का मेनली पार्ट क्या होते हैं, न्यूरॉन। इसको ओवरऑल हम क्या बोलते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। जैसे न्यूरॉन की ये कैपेबिलिटी होती है, ये कैपेसिटी होती है कि जो न्यूरॉन होते हैं वो बच्चे नर्व इम्पल्स को जनरेट भी करते हैं और फिर उनको कंडक्ट भी करते हैं और फिर वो साइनेप्स के अक्रॉस मूव कर जाते हैं। साइनेप्स बच्चे हम देखेंगे कि न्यूरॉन के फर्दर हमारे पास मेनली 3 पार्ट होते हैं बच्चे, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सोन। अब अगर एक न्यूरॉन की अगर ये बच्चे उसकी एक्सोन एंडिंग है तो अब नेक्स्ट न्यूरॉन की क्या स्टार्ट हो जा रही है, डेंड्राइट। तो इस एक्सोन और डेंड्राइट इनके दरमियान एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट, एक थोड़ी सी माइन्यूट सी माइक्रोस्कोपिक बच्चे स्पेस रह जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स। और उस साइनेप्स के ज़रिए जो नर्व इम्पल्स होती है वो वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन क्या करती है, वो मूव करती जाती है। तो मतलब साइनेप्स के अक्रॉस वो मैसेज जो है वो ट्रैवल करके आगे जाता है। और वो कहाँ से कहाँ जाता है बच्चे, रिसेप्टर, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फिर बच्चे कहाँ पे आता है, इफेक्टर के पास आता है। और इस तरह इसको हम क्या बोलते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। अब इस नर्वस कोऑर्डिनेशन के मेनली 3 एलिमेंट्स हमारे पास बच्चे कौन कौन से हैं, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे अगर हम रिसेप्टर्स की बात करें तब देखें रिसेप्टर्स का काम क्या था कि इन्होंने उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करना है, उसको चेक करना है। स्टिमुलस मैंने क्या कहा था, एनी चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब देखें बच्चे अगर कोई इलेक्ट्रिकल शॉक होगा, मैकेनिकल कोई शॉक वगैरह, मैकेनिकल स्ट्रेस वगैरह, केमिकल चेंज, लाइट या टेम्परेचर, ये सारे के सारे क्या स्टिमुलाई। अब ये जो स्टिमुलाई होते हैं, कोई भी ये इनमें से कोई भी अगर स्टिमुलस होगा तो बच्चे इन स्टिमुलाई ने सेल बॉडीज़ या न्यूरॉन फाइबर को एक्साइट करना है। अब एक्साइट करने का मतलब ये है कि उन न्यूरॉन के अंदर वो नर्व इम्पल्स जनरेट होगी। एक्साइट मीन नर्व इम्पल्स कब जनरेट होगी बच्चे, एक्चुअली होता क्या है कि जो न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसका जो वोल्टेज हो जाता है, वो वोल्टेज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आयंस की मूवमेंट की वजह से वहाँ पर बच्चे चार्ज जो है वो चेंज हो जाता है, तो जिसकी वजह से एक नर्व इम्पल्स जनरेट होती है और वो नर्व इम्पल्स उस मैसेज को कैरी करके अलॉन्ग द न्यूरॉन वो क्या करती है, ट्रैवल करती है। मीन जब भी कोई स्टिमुलस आएगा तो उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में नर्व फाइबर या सेल बॉडीज़ क्या हो जाती हैं, एक्साइट हो जाती है। मीन वहाँ पर एक नर्व इम्पल्स क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। अब रिसेप्टर का काम क्या है कि इन्होंने इंटरनल इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आएगा, जो स्टिमुल आएगा, उसको क्या करना है, डिटेक्ट करना है। रिसेप्टर ने उसको डिटेक्ट करना है। अब रिसेप्टर बच्चे कोई सेल भी हो सकता है, कोई न्यूरॉन की एंडिंग भी हो सकती है, या कोई रिसेप्टर ऑर्गन भी हो सकता है जो उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा। अब बच्चे रिसेप्टर्स को हम ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। ट्रांसड्यूसर एक्चुअली हमारे पास कोई भी ऐसी सब्सटेंस को बच्चे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कि जो एनर्जी को वन फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट करती है, दैट चेंज द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। तो अब रिसेप्टर को हम ट्रांसड्यूसर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल बच्चे हम बात करें तो हमारी आइज़ के रेटिना के अंदर बच्चे क्या होते हैं, रॉड और कोन सेल। तो रॉड और कोन सेल बच्चे वो क्या करते हैं, जब रोशनी हमारी आंख पर पड़ती है तो वो लाइट एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी के अंदर। मीन जब लाइट पड़ेगी तो वहाँ पे एक नर्व इम्पल्स जनरेट होगी और वो नर्व इम्पल्स बच्चे क्या है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस वहाँ पर आ रहे हैं। तो मीन लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में। तो इस वजह से हम रिसेप्टर को क्या बोलेंगे, ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। और बच्चे उस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को, उन चेंजेस को किसने कलेक्ट करना है, रिसेप्टर ने कलेक्ट करना है। रिसेप्टर से वो कहाँ जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। कौन लेकर जाएंगे, सेंसरी न्यूरॉन लेकर जाएंगे। अभी हम न्यूरॉन की टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। तो उनमें से सेंसरी न्यूरॉन का ये फंक्शन होता है कि वो उस मैसेज को सेंसरी ऑर्गन से, मीन रिसेप्टर से कहाँ लेकर जाते हैं, टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेकर जाते हैं। अब बच्चे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं, किसकी बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई, कि वो कौन कौन से चेंज को डिटेक्ट करेंगे, वो कौन कौन से स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हमारे पास आ जाते हैं फोटो रिसेप्टर। फोटो मीन लाइट, मीन ये वो रिसेप्टर हैं जिन्होंने किस चीज़ को डिटेक्ट करना है, स्टिमुलस ऑफ द लाइट। कहाँ पर होते हैं बच्चे, आइज़ के अंदर। ये रॉड्स, कोन सेल, ये सारे के सारे क्या हैं, फोटो रिसेप्टर है, और इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स बोलते हैं। अब बच्चे कीमो रिसेप्टर्स क्या हैं, उन्होंने कौन कौन से स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना है बच्चे, स्मेल को डिटेक्ट करना है,
टेस्ट को, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, ऑक्सीजन लेवल, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, मतलब इन्होंने इनके अंदर कोई भी अगर चेंज आता है, मतलब अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के लेवल में चेंज आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में चेंज आता है, ग्लूकोज के लेवल में चेंज आता है, उन सबको किसने डिटेक्ट करना है बच्चे? कीमो रिसेप्टर ने डिटेक्ट करना है। और ये कीमो रिसेप्टर जो है, ये कीमो रिसेप्टर हाइपोथैलेमस में भी मौजूद होते हैं। दीज रिसेप्टर डिटेक्ट द आयंस और मॉलिक्यूल्स केमिकल, फॉर एग्जाम्पल रिसेप्टर्स फाउंड इन द नेजल एपिथेलियम फॉर द डिटेक्शन ऑफ द स्मेल। बच्चे हमारे जो नोज़ होता है उसके अंदर, ये नेजल एपिथेलियम के अंदर ये कीमो रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो कि स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्शन बोलते हैं। इस तरह हमारे टंग के ऊपर भी बच्चे ये रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो टेस्ट को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गुस्टेशन बोलते हैं। एंड कीमो रिसेप्टर बच्चे वो हाइपोथैलेमस में भी होते हैं और उनको हम ऑस्मो रिसेप्टर बोलते हैं। बच्चे ऑस्मो मीन वाटर एंड साल्ट, तो ऑस्मो रिसेप्टर बच्चे वो होते हैं कि जो ब्लड के जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर है उसको क्या करते हैं? उसमें जो चेंजेस होते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। मीन कीमो रिसेप्टर ने ये डिफरेंट सब्सटेंस है बच्चे, इनके अगर कोई भी चेंज आएगी तो उस चेंज को इन्होंने डिटेक्ट करना है। लास्ट में हमारे पास बच्चे मैकेनो रिसेप्टर है। मैकेनो रिसेप्टर ने अगर प्रेशर में चेंज आएगा उसको डिटेक्ट करना है, पोजीशन में चेंज आ जाएगा, चेंज इन एक्सेलरेशन, मतलब ये इनमें कोई भी स्टिमुलाई होगा तो उनको वो डिटेक्ट करेंगे। एंड दीज इंक्लूड द रिसेप्टर्स फॉर टच, स्ट्रेचर, प्रेशर, हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम। इन सब में जो चेंजेस अगर आएगा तो वो किसने डिटेक्ट करना है? मैकेनो रिसेप्टर ने डिटेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारे बच्चे थर्मो रिसेप्टर आ जाते हैं। थर्म मीन हीट के, जिन्होंने कोल्ड और वार्मथ को रिस्पॉन्स शो करना उनको क्या बोलते हैं? थर्मो रिसेप्टर बोलते हैं। और इनकी बच्चे जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो फ्री होती हैं। लास्ट हमारे पास नोसिसेप्टर है। ये इनकी बच्चे एंडिंग होती हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड होती हैं। एंड दीज प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ पेन। जो पेन होती है बच्चे इसको डिटेक्ट करना इनका काम होता है, नोसिसेप्टर काम होता है। दीज आर द 5 मेजर टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर्स। अब बच्चे हम मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन किसे बोलते हैं? देखें, मोडेलिटीज़ का मतलब होता है मेथड्स, तरीके। सेंसेशन मीन कि वो कौन कौन से चीज़ें हैं कि जिनको हमारी बॉडी जो है वो सेंस कर सकती है। वो मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन बच्चे वो कौन कौन सी हैं? मीन ईच टाइप ऑफ प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन दैट वी कैन एक्सपीरियंस। हम कौन कौन सी बच्चे सेंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं? मतलब हम पेन को हमारी बॉडी डिटेक्ट कर सकती है। मतलब ये आपने सुनी होगी 5 ये बच्चे हमारी ये जो हिस्से भी होती हैं, सेंसेस होती हैं। पेन आ जाता है, टच है, साइट, साउंड, इनको हम क्या बोलते हैं? मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन बोलते हैं। मीन पेन जो है उसका मैसेज भी बच्चे वो उसको डिटेक्ट किया जाता है, उसको ट्रैवल किया जाता है। इसका टच का है, साइट का है, साउंड का है। देखें, अब यहाँ पर एक बच्चे क्वेश्चन ये है कि हमारे पास मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन वो डिफरेंट है। उन डिफरेंट मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन को हम एक्सपीरियंस कैसे करते हैं? क्योंकि जो नर्व फाइबर हैं वो तो उस मैसेज को जस्ट नर्व इम्पल्स की फॉर्म में लेकर ट्रैवल करके लेके जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पता कैसे चलेगा कि ये पेन का मैसेज आ रहा है, टच का आ रहा है, साइट का आ रहा है? तो बच्चे इसका आंसर ये है कि जब नर्व इम्पल्स जो है वो कैरी करके कौन लेकर जा रहा है? न्यूरॉन लेकर जा रहे हैं। तो उन न्यूरॉन का जो नर्व जो ट्रैक है, अब वो जो नर्व ट्रैक है वो डिपेंड करता है कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से पॉइंट के ऊपर एंड होगा, टर्मिनेट होगा। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से पॉइंट के ऊपर, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर उनका कौन सा स्टॉपिंग पॉइंट है, तो वो जो स्टॉप है ना उनका, जहाँ पर उन जाकर रुकना है, टर्मिनेट, वो डिटरमाइन करेगा कि ये कौन सा मैसेज लेकर आ रही है, ये कौन सा पैगाम लेकर आ रही है। मीन अगर वो टच का मैसेज आ रहा है, अगर वो नर्व जो इम्पल्स है अगर वो टच के स्टिमुलस को कैरी करके लेके आ रही है, तो फिर वो ब्रेन के टच एरिया के अंदर क्या होगी? टर्मिनेट होगी। चूंकि वो ब्रेन के टच एरिया के अंदर टर्मिनेट हो रही, मीन ये कौन सा मैसेज लेकर आ रही है? ये टच स्टिमुलस लेकर आ रही है। इस तरह अगर हम बात करें बच्चे, लाइट की बात करते हैं, अगर हम फाइबर्स फ्रॉम द आइज रेटिना, अब बच्चे वो टर्मिनेट कहाँ पर होते हैं? इन द विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। अब चूंकि वो ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर टर्मिनेट हो रहे हैं, तो मीन वहाँ वो कौन सा बच्चे मैसेज लेकर आ रहे हैं? वो कौन सा स्टिमुला लेकर आ रहे हैं? वो लाइट का स्टिमुला लेकर आ रहे हैं। मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर वो जिस पॉइंट पर टर्मिनेट होंगे, जिस इलाके के अंदर, जिस बाउंड्री के अंदर उन्होंने जाकर रुकना है, वो डिटरमाइन करेगा कि ये कौन सी स्टिमुलाई को, कौन से मैसेज को कैरी करके लेके आ रहे हैं। उसके अलावा बच्चे हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर है, ईच रिसेप्टर ऑर्गन वो एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई को क्या करता है? डिटेक्ट करता है, उसको रिसीव करता है, और फिर उसको ब्रेन के स्पेसिफिक पोर्शन की तरफ, उसके पार्टिकुलर एरिया की तरफ क्या करता है? कैरी करके लेके जाता है। जैसे देखें, हमारी आइज़ हैं वो मेनली लाइट को डिटेक्ट मतलब करती हैं बच्चे,
डिटेक्ट करती हैं, उसको रिसीव करती हैं, आगे ट्रांसफ़र करती हैं। हमारी स्किन है मेनली ये कोल्ड हीट वगैरह हो गई, या ये जो टच वगैरह मेनली हो गया, इसको अब मतलब हर जो रिसेप्टर आर्गन है वो एक स्पेसिफिक बच्चे स्टिमुलस को रिसीव करता है और फिर उसको ब्रेन के पार्टिकुलर एरिया के अंदर क्या करता है, उसको आगे सेंड करता है। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर विद स्पेशल रेफरेंस टू द स्किन। बच्चे जो स्किन है, इन स्किन देयर आर एट लीस्ट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी एंडिंग्स इन्वॉल्व इन द टच स्टिमुलस। कि हमारी स्किन के अंदर बच्चे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी एंडिंग हैं जिनका मेनली काम क्या है कि उन्होंने टच स्टिमुलस के अंदर वो इन्वॉल्व हैं, उन्होंने टच के रिलेटेड उन्होंने अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है। एंड दीज आर कंसर्न विद एट लीस्ट 5 डिफरेंट सेंसेस: टच, प्रेशर, हीट, कोल्ड एंड पेन। मीन ये जो सेंसरी एंडिंग है स्किन के अंदर, वो 5 सेंसेस को बच्चे क्या करते हैं, उनको रिस्पॉन्ड करती हैं। टच को भी रिस्पॉन्ड करती हैं, प्रेशर को भी, हीट को भी, कोल्ड को भी और पेन को भी। और ये मौजूद कहाँ पे? दीज आर सिचुएटेड एट द बेस ऑफ हेयर्स एंड हेयर एंड ऑर्गन रिसीव द टच स्टिमुला। मतलब वो टच स्टिमुला को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे आ जाते हैं मेसिनर कर्पस्कल्स एंड पेसिनियन कर्पस्कल। अब जो मैसिनर जो कर्पस्कल्स होते हैं बच्चे, दे हैव इनकैप्सुलेटेड एंडिंग। बच्चे इनकैप्सुलेटेड एंडिंग का मतलब क्या होता है कि इनकी जो एंडिंग होती है वैसे ना कैप्सूल टाइप, ऐसे बैलून टाइप वो क्या होती है बच्चे, उसको मतलब बैलून टाइप स्ट्रक्चर ने या उसको एक सफियर ने क्या किया होता है, सराउंड किया होता है उनकी एंडिंग को, उसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेटेड एंडिंग। तो इनके बच्चे जो मैसिनर कर्पस्कल्स हैं, मेजिनल कर्पस्कल ये इनकैप्सुलेटेड इनकी एंडिंग होती हैं। ये बच्चे कर्पस्कल मौजूद कहाँ पर होते हैं? दे लाई इन द पेपिलाई। ये बच्चे हमारे जो फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स, इनके ऊपर पेपिलाई मौजूद होते हैं, वहाँ पर मौजूद होते हैं ये। एंड विच एक्सटेंड इनटू द रिजेस ऑफ द फिंगर टिप्स। बच्चे फिंगर देखें ना, हमारा जो अल्लाह पाक ने हमारे जो ये जो फिंगर्स का जो प्रिंट रखा है ऐसे करके डिफरेंट हर बंदे का होता है। तो बच्चे ये देखें, ये लेट्स सपोज मैंने अगर ये थंब का प्रिंट बनाया है, तो बच्चे इनके अंदर वो रिजेस होती हैं और उन रिजेस के अंदर क्या मौजूद होते हैं, वो कर्पस्कल मौजूद होते हैं, मेजिनर कर्पस्कल, जिन्होंने मेनली टच के स्टिमुलस को क्या करना होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है। द कर्पस्कल कंसिस्ट ऑफ स्पाइरल एंड मच ट्विस्टेड एंडिंग्स, ईच ऑफ विच एंड्स इन अ नॉब एंड दीज आर द टच रिसेप्टर। अगर यहाँ पर हम डायग्राम भी देखें बच्चे, देखें गौर से, तो देखें ये हमारे पास बच्चे ये रिजिज वाला मेनली रीजन होता है बच्चे यहाँ पर, और यहाँ पर ये देखें ये एंड हो रही हैं, ये देखें ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेजिनियर कर्पस्कल बोलते हैं, जो मेनली बच्चे टच रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक होती हैं। मीन इन्होंने टच के स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे पेसिनियन कर्पस्कल्स है। दे आर सिचुएटेड क्वाइट डीप इन द बॉडी, दे आर आल्सो इनकैप्सुलेटेड एंडिंग्स एंड दे रिसीव द डीप प्रेशर स्टिमुलस एंड दोज लोकेटेड इन द लिम्स probably form a basis for the vibration sense। मीन इनका भी मेनली वो वाइब्रेशन और प्रेशर के अंदर जो डीप प्रेशर जो स्टिमुलाई होता है उनको ये पेसिनियन कर्पस्कल ये रिसीव करते हैं। अब बच्चे देखें, जो स्टिमुलस की जो स्टिमुलाई, कोई भी रिसेप्टर अगर जो स्टिमुलाई को रिसीव कर रहा है तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। देखें, अगर कोई नर्व इम्पल्स अगर वो रिपीटेडली अगर वो मूव करेगी तो मतलब उस स्टिमुलस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, या अगर मोर फाइबर उस इम्पल्स को कैरी करके लेके जाते हैं टुवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो हम बोलेंगे उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा। अब देखें ना, अगर हमने एक चीज़ को हाथ लगाया वो गर्म है, अब बच्चे देखें ना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म होती है और कुछ माइन्यूट सी गर्म होती है, तो अब वो उसकी कितनी इंटेंसिटी है, हीट की, उस चीज़ के गर्म होने की कितनी इंटेंसिटी है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि अगर कोई बार बार अगर रिपीटेडली अगर नर्व इम्पल्स जाएगी तो मीन उस चीज़ की, उस स्टिमुलस की इंटेंसिटी वो बहुत ज़्यादा है, या अगर ज़्यादा फाइबर्स उस एक नर्व इम्पल्स को कैरी करके लेके जा रहे हैं तो मतलब फिर भी उसकी स्टिमुलस की इंटेंसिटी वो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा बच्चे इस रिसेप्टर की जो अबंडेंस होती है, रिलेटिव अबंडेंस, वो भी डिफरेंट होती है। जो पेन रिसेप्टर होते हैं वो कोल्ड रिसेप्टर की निस्बत उनके एज़ कम्पेयर टू कोल्ड रिसेप्टर वो 27 टाइम के बच्चे क्या होते हैं, दे आर मोर अबंडेंट। और फिर जो कोल्ड हैं वो हीट और टेम्परेचर रिसेप्टर की निस्बत 10 टाइम्स क्या होते हैं, मोर अबंडेंट होते हैं। और ये जो रिसेप्टर होते हैं ये बॉडी के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, कुछ रिसेप्टर कुछ स्पेसिफिक रीजन के अंदर ज़्यादा होते हैं, कुछ वहाँ पर क्या होते हैं, कम होते हैं। अब अगर हम बात करें टच रिसेप्टर की बात करें तो जो टच रिसेप्टर होती हैं बच्चे ये हमारी फिंगर टिप्स पे ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू द स्किन ऑफ द बैक ऑफ द स्किन की निस्बत हमारी जो फिंगर्स की जो फिंगर टिप्स होती हैं वहाँ पर टच रिसेप्टर क्या होते हैं, वो बच्चे ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा बच्चे अगेन यहाँ पर वही लिखा गया कि जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे स्किन के अंदर, जो रिसेप्टर होते हैं वो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, विच आर द एंडिंग ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन। मतलब सेंसरी न्यूरॉन के जरिए वो उस मैसेज को कैरी करके लेके जाते हैं, फिर वहाँ सेंसरी न्यूरॉन के जरिए मैसेज कहाँ पे जाता है बच्चे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, और फिर वहाँ से एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मतलब ब्रेन
कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट या ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड कौन लेकर जाते हैं, इंटर आर एसोसिएटिव न्यूरॉन लेकर जाते हैं। और बच्चे फिर इंटर आर एसोसिएटिव न्यूरॉन से उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग एक रिस्पांस प्रोड्यूस होता है, और फिर वो जो रिस्पांस है वो मोटर न्यूरॉन कैरी करके लेके आते हैं कहाँ पर बच्चे, इफेक्टर के पास। इफेक्टर क्या होते हैं, वो मसल होते हैं या ग्लैंड। मसल होगा तो वो कॉन्टैक्ट लेस करेगा, अगर वो लैंड होगा तो कोई ना कोई हार्मोन को या किसी न किसी चीज़ को सिक्रेट कर देगा, और ये बच्चे यहाँ पर स्किन के रिसेप्टर वो शो किए गए। नेक्स्ट बच्चे स्टेप्स की बात करें तो हमने कहा था फर्स्ट स्टेप क्या था, उस स्टिमुलाई को रिसीव करना, फिर उसकी प्रोसेसिंग करना, और फिर उस स्टिमुलस का रिस्पांस प्रोड्यूस करना। अगेन बच्चे यहाँ पर रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस में यही बताया गया। हम आपको पहले अभी हमने देखा स्लाइड के अंदर पीछे भी कि अगर इलेक्ट्रिकल शॉक होगा, कोई मैकेनिकल स्ट्रेस है, केमिकल, लाइट या टेम्परेचर, ये स्टिमुलाई क्या करते हैं, ये सेल बॉडीज़ या न्यूरॉन फाइबर को एक्साइट करते हैं, मीन उनके अंदर नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं। और ये जो रिसेप्टर होते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस को क्या करते हैं बच्चे, वो डिटेक्ट करते हैं। जो रिसेप्टर होता है वो सेल भी हो सकता है, न्यूरॉन एंडिंग भी हो सकती है, या कोई रिसेप्टर ऑर्गन भी हो सकता है। और रिसेप्टर उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पे चली जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास चली जाएगी। अब बच्चे अब उसकी होनी है प्रोसेसिंग और एनालिसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन। जो सेंसरी न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करके लेके आए, अब उसकी क्या होनी है, प्रोसेसिंग होनी है। सेंसरी इनपुट्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स आर रिसीव्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सारा मैसेज अब कहाँ पहुँच गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। एंड दे एक्ट एज कोऑर्डिनेटिंग, और ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। अब उस कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन के बच्चे फर्दर प्रोसेसिंग की जानी है, और फिर उस प्रोसेसिंग के बाद पता चलेगा कि उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग किस तरह का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होना है। और फिर और ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही उस नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके बच्चे किसने लेकर जाना है, एसोसिएटिव और इंटरमीडिएट न्यूरॉन ने लेकर जाना है। रिस्पॉन्स प्लस स्टिमुलस की बात करें तो अब बच्चे बॉडी के वो पार्ट्स जिन्होंने अप्रोप्रिएट रिस्पांस प्रोड्यूस करना है उनको बोलते हैं अफेक्टर। बच्चे वो या मसल होंगे या ग्लैंड होंगे। अब उन इफेक्टर तक मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर के पास वो मैसेज कौन लेकर आते हैं, मोटर न्यूरॉन लेकर आते हैं, और उस मैसेज के अकॉर्डिंग जो मसल होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, जो ग्लैंड होते हैं वो सिक्रीशन प्रोड्यूस कर देते हैं। ये देखें बच्चे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल में बताया गया, ये देखें हमारे आइज़ के अंदर ये रिसेप्टर्स हैं, ये लाइट के स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं और फिर सेंसरी न्यूरॉन उसको कैरी करके लेके जा रहे हैं ब्रेन के अंदर। अब ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कौन लेकर जाएंगे, इंटर न्यूरॉन। वहीं पर उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पांस प्रोड्यूस होगा, फिर उस रिस्पांस को इफेक्टर की तरफ कौन लेकर जाएंगे, मोटर न्यूरॉन। और फिर वो जो इफेक्टर होंगे वो रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगे, जो पीपल होंगी आइज़ के अंदर वो क्या कर जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। नेक्स्ट बच्चे हम न्यूरॉन्स की बात करें तो नर्वस सिस्टम का जो बच्चे स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। और अभी न्यूरॉन्स के अलावा नर्वस सिस्टम के अंदर बच्चे मेनली एक और स्पेशलाइज्ड सेल भी होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लियल बोलते हैं। और ये जो न्यूरोग्लिया होते हैं बच्चे, ये हाफ ऑफ द नर्वस सिस्टम को ये भी मेकअप करते हैं, उस पर कंसिस्ट होते हैं। मेनली दो होंगे, फिर एक न्यूरॉन और साथ में न्यूरोग्लिया। अब न्यूरोग्लिया का मेनली फंक्शन बच्चे क्या होता है कि जो न्यूरोग्लियल जो सेल्स होते हैं ये न्यूरॉन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और इन न्यूरोग्लियल सेल्स बच्चे ये माइलिन शीट बनाते हैं जो एक मतलब लिपिड की बनी हुई एक इंसुलेटर के तौर पर काम करती है, जो न्यूरॉन को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और बच्चे मेनली ये 3 टाइप्स के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव और इंटरमीडिएट न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। मेवल्स के अंदर इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस भी करेंगे। अब बच्चे मेनली अगर इसकी हम पार्ट्स की बात करें तो मेनली इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। अब बच्चे न्यूरॉन के अंदर जो सेल बॉडी उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन सेल बॉडी बोलते हैं। अब इस न्यूरॉन सेल बॉडी के अंदर बच्चे ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, उसकी सेल मेम्ब्रेन भी होती है। एक सेंटर के अंदर एक बच्चे लार्ज सिंगल लार्ज न्यूक्लियस मौजूद होता है, एंड उसके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस भी होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो एक डार्क जो रीजन होता है उसमें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। तो बच्चे इस सेल बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक वाज़े एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस भी मौजूद है। गोल्जी अपरेटस ऑर्गेनेलिस, माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ और अदर ऑर्गेनेलिस भी मौजूद होते हैं, और इनके अंदर नेजल्स बॉडीज़ और न्यूरोफिब्रिल भी होती हैं। बच्चे नेजल बॉडीज़ क्या होती हैं, These are the group of ribosome and rough endoplasmic reticulum that are associated with the protein synthesis। बच्चे हमें पता है कि राइबोसोम उनका काम भी है प्रोटीन बनाना, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ पार्ट होता है उनके ऊपर भी राइबोसोम होते हैं, और उनका काम भी होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। अब ये जो नेजल बॉडीज़ होती हैं ये भी सेल बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट बच्चे हम डेंड्राइट की बात करें, डेंड्राइट क्या होते हैं, दीज आर द शॉर्ट एंड थिन and often highly branched cytoplasmic extensions that are gradually tapered from their bases to their tips। अब बच्चे देखें ना, अब सेल बॉडी से कुछ ऐसे साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होती हैं बच्चे जो अपनी बेस से थोड़ी सी मोटी होती हैं, लेकिन जैसे उनकी टिप्स की तरफ जाएंगे तो वो टैपर्ड, वो ब्रीक होती जाती हैं। उन एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं, उनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं।
एंड एक्सोन्स ऑफ द अदर न्यूरॉन फॉर्म साइनेप्सिस विद दैट डेंड्राइट्स एंड द फंक्शन ऑफ दैट डेंड्राइट। बच्चे देखें, आपको मैंने बताया था कि जब मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, देखें ये एक न्यूरॉन की डेंड्राइट है, ये उसका एक्सोन है। नेक्स्ट अब ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, उसकी ये डेंड्राइट है और ये इसका एक्सोन है। तो अब जो मैसेज है वो इस एक न्यूरॉन के एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के अंदर बच्चे क्या होना है, ट्रांसफ़र होना है। और वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र होना है बच्चे, वो दरमियान में साइनेप्स बनाते हैं और फिर साइनेप्स के ज़रिए जो नर्व इम्पल्स होती है वो एक न्यूरॉन के एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के अंदर क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। और बच्चे इन डेंड्राइट का काम क्या होता है कि ये उस मैसेज को टुवर्ड्स सेल बॉडी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम एक्सोन की बात करें तो एक्सोन बच्चे क्या होते हैं, दे आर कंपैरेटिवली लॉन्ग एंड थिक नर्व फाइबर विच हैज़ अ कांस्टेंट डायमीटर एंड दे कैन वेरी इन साइज फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर टू मोर देन 1 मीटर लेंथ। अब बच्चे ये कुछ ब्रांच होते हैं और कुछ क्या होते हैं, अनब्रांच होते हैं। एक्सोन के साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, और उसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, एक्सोलीमा। लीमा मीन शीट। और बच्चे जो एक्सोन होते हैं जब भी इन्होंने टर्मिनेट करना, जैसे ये एक्सोन है ना, यहाँ पर ये टर्मिनेट करेगा तो ये बच्चे क्या बनाते हैं, ये भी ऐसे ब्रांचेस बनाते हैं और उन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स बोलते हैं। और बच्चे जो फंक्शनली जो एक्सोन का काम क्या होता है कि ये उस मैसेज को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, जो डेंड्राइट होते हैं वो टुवर्ड सेल बॉडी और जो एक्सोन होते हैं वो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी उस मैसेज को कैरी करके लेकर जाते हैं। मतलब ये सेल बॉडी से अवे लेकर जाएंगे और प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के टूवर्ड लेकर जाएंगे। और इनके अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल, न्यूरोफिब्रिल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वो एक्सोप्लाज्म मीन साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सोन, उसे क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। तो उसके एक्सोप्लाज्म के अंदर ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद होती है। बच्चे देखें ना, ये हमारे पास डेंड्राइट है, ये जो थिन आपको ये जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन नज़र आ रही है जो कि बच्चे अपने एंड्स के ऊपर क्या है, टैपर्ड है, बिल्कुल बारीक हैं। तो ये मैसेज कहाँ करके लेकर जाते हैं, टुवर्ड्स सेल बॉडी। फिर सेल बॉडी से अवे कौन लेकर जाता है, एक्सोन। एक्सोन देखें अपने एंड के ऊपर क्या बना रहा है बच्चे, टर्मिनल, ये ब्रांचेस बने जिनका बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल या प्री साइनेप्टिक टर्मिनल भी बोलते हैं। तो जो एक्सोन है वो मैसेज को सेल बॉडी से अवे लेकर जा रहा है लेकिन टुवर्ड्स एक्सोन टर्मिनल लेकर जा रहा है। नेक्स्ट बच्चे अगर हम माइलन शीथ और श्वान सेल्स की बात करें तो हमने कहा था कि नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन के अलावा अदर सेल कौन से होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स और ग्लायल सेल्स। इनका काम क्या होता है कि ये न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और उनको न्यूरिश करते हैं। और ये जो श्वान सेल्स होते हैं दीज आर एक्चुअली न्यूरोग्लियल सेल इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और बच्चे जो एक्सोन्स होते हैं उनको श्वान सेल ने कवर किया होता है और ये श्वान सेल्स होते हैं ये बच्चे उन एक्सोन के इर्द गिर्द एक रैप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब इन्होंने उस एक्सोन के फाइबर को इर्द गिर्द से क्या किया होता है, ऐसे रैप किया होता है, कवर उसको किया होता है। और इन ये जो श्वान सेल होते हैं ये बच्चे दी सेल्स आर आल्सो कवर्ड बाय अ फैटी सब्सटेंस विच इज कॉल्ड द माइलिन शीथ, जो कि इंसुलेटर के तौर पर काम करती है। और अगर एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ मौजूद होगी तो हम क्या बोलेंगे, माइलिनेटेड फाइबर्स बोलते हैं और उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। बच्चे जो देखें, अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं, देखें अब यहाँ पर ये बच्चे पड़े हैं माइलन शीथ और ये पड़े हैं श्वान सेल। तो देखें दो श्वान सेल के दरमियान एक ऐसा रीजन भी मौजूद है जो नॉन माइलिनेटेड, जिसके ऊपर माइलन शीथ मौजूद। ये मैंने जो सर्कल से ये देखा, ये लगाया पॉइंट कि दो श्वान सेल के दरमियान एक नॉन माइलिनेटेड रीजन भी मौजूद होता है। उसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। उस नॉन माइलिनेटेड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। और बच्चे ऐसी हमारे पास नर्व्स के जिन के अंदर अगर जो नर्व इम्पल्स है अगर वो नोड ऑफ रेनवियर नोड टू नोड अगर जंप करके जाएगी तो हम क्या बोलते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। मतलब अगर जो नर्व इम्पल्स है वो इस नोड से इस नोड में फिर इस नोड, मतलब वो अगर नोड टू नोड जंप करके जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चे न्यूरॉन की टाइप्स की बात करें, फर्स्ट हमारे पास बच्चे हैं सेंसरी न्यूरॉन। इनको हम एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, मतलब जो मैसेज को टुवर्ड सेल बॉडी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। बच्चे ये यूनिपोलर होते हैं। यूनिपोलर वैसे हम उन न्यूरॉन को बोलते हैं कि दैट कंटेन जस्ट वन साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, जिनके अंदर जस्ट वन साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्ट, उनको क्या बोलते हैं, यूनिपोलर बोलते हैं। लेकिन जब हम बच्चे ना और ये मैसेज कहाँ पर लेकर जाते हैं, सेंसरी रिसेप्टर से कहाँ लेकर जाते हैं, टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, अब देखें बच्चे यहाँ पर एक चीज़, ये हमारे पास बच्चे स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। अब बच्चे देखें, अगर सेंसरी न्यूरॉन को देखें तो हमने तो कहा था कि ये यूनिपोलर होते हैं, इनकी जस्ट वन क्या होती है, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होती है। लेकिन यहाँ पर तो बच्चे दो प्रोजेक्शन है। एक्चुअली इनके अंदर ये एक ही एक्सोन होता है जो बच्चे टू पार्ट्स के अंदर क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। मैंने कहा एक्चुअली ये एक ही एक्सोन है जो टू पार्ट्स के अंदर, देखें ये सेल बॉडी है, एक इसका जो पार्ट है वो इस साइड पर है उसको, और एक पार्ट उसका बच्चे जो है वो इस साइड पर है। तो मेनली एक्चुअली ये एक ही था,
अब चूंकि ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुका है तो इस वजह से ना हम इनको सूडो यूनिपोलर भी बोलते हैं। सेंसरी न्यूरॉन को हम सूडो यूनिपोलर ही बोलते हैं। बाईपोलर बच्चे वो होते हैं कि जिनके अंदर एक डेंड्राइट और एक एक्सोन होता है। मल्टीपोलर वो होते हैं कि जिनके अंदर एक्सोन एक ही होता है लेकिन डेंड्राइट बहुत ज़्यादा, तो उनको मल्टीपोलर बोलते हैं। तो यूनिपोलर में एक्चुअली एक ही साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होती है, लेकिन चूंकि सेंसरी न्यूरॉन के अंदर वो एक ही एक्सोन वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम सूडो यूनिपोलर भी बोलते हैं। अब बच्चे अगर यहाँ पर एक डायग्राम वैसे अवेलेबल, हाँ ये डायग्राम अगर आप देखें अब जो सेंसरी न्यूरॉन है ये देखिए, ये रिसेप्टर हैं, ये स्किन के अंदर ये रिसेप्टर्स हैं, उनसे वो मैसेज को कहाँ पे लेके जा रहा है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर लेके जा रहा है। तो देखिए इसका जो डेंड्राइट है वो लेंथी है और इसका जो एक्सोन है वो बहुत शॉर्ट है, और इसकी जो सेल बॉडी होती है बच्चे वो स्पाइनल कॉर्ड की डॉर्सल रूट के अंदर सेल बॉडी मौजूद होती है। उस डॉर्सल रूट की एक साइड पर क्या मौजूद होता है, ये एक लॉन्ग डेंड्रोन मौजूद होता है, और उसके दूसरी एंड पे एक शॉर्ट से क्या मौजूद होता है, एक्सॉन मौजूद होता है। The cell body is at the end of a short stalk on one end of the main conducting fiber just outside the central nervous system, and the branches at other end are connected to the रिसेप्टर। बच्चे देखें ना, मतलब वो इसकी एक ब्रांच है मेनली, ये सेल बॉडी है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जस्ट आउटसाइड है, ये एक मेनली इसका डेंड्रोन है जो रिसेप्टर से कनेक्ट है, और साथ ही इसका छोटा सा क्या है, ये एक्सोन मौजूद है। नेक्स्ट हम मोटर न्यूरॉन की बात करें, इनको हम इफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं, जो मैसेज को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेकर जाते हैं। और बच्चे ये मल्टीपोलर होते हैं, मैंने इनके जो न्यूरॉन जो इनके जो डेंड्राइट होते हैं वो मैनी होते हैं, लेकिन एक्सोन इनका एक ही होता है, और ये मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अवे लेकर जाते हैं। And the dendrite make contact with other neuron in the spinal cord, and the terminal branches are at far end of the neuron are connected to an effector। बच्चे ये देखें, अब ये जो होते हैं ना मोटर न्यूरॉन, इन मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी और डेंड्राइट ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही होते हैं। जस्ट इनका जो एक्सोन होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आउटसाइड पर होता है, और वो लॉन्ग होता है, और वो किससे कनेक्ट हुआ होता है, इफेक्टर से कनेक्ट हुआ होता है। और इफेक्टर के जब आएगा तो वहाँ पर उसकी ब्रांचेस होती हैं जिन्हें हमने क्या बोलते हैं, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चे इंटर न्यूरॉन है, इनको हम एसोसिएशन न्यूरॉन भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी बोलते हैं, रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही मौजूद होते हैं। ये भी मल्टीपोलर होते हैं, इनके भी मैनी डेंड्राइट और जस्ट वन एक्सोन होता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही होते हैं, और वहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही ये मैसेज को वन पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर लेकर जाते हैं। और इनके जो एक्सोन होते हैं वो कंपैरेटिवली थिन और नॉन माइलिनेटेड होते हैं, उनके इर्द गिर्द माइलिन शीट मौजूद नहीं होती। ये बच्चे देखें, ये सेंसरी न्यूरॉन था, इसकी भी सेल बॉडी, ये इसका एक लॉन्ग डेंड्रोन, और ये रिसेप्टर से कनेक्ट हुआ है, छोटा सा एक्सोन, ये आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर इंटर न्यूरॉन। और उसके बाद बच्चे आते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का मैंने कहा सेल बॉडी और जो डेंड्राइट होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही होते हैं, जस्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड इनका एक्सोन होता है जो मैसेज को कैरी करके लेके आता है बच्चे इफेक्टर के पास, और वो इफेक्टर से आगे कनेक्ट हुए होते हैं। ये देखें बच्चे, इस ये जो डायग्राम्स है हमारे पास, इसको हम अभी इनकी डिस्क्रिप्शन पहले पढ़ते हैं। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ए डायग्राम है हमारे पास, एक मिनट बच्चे जस्ट वेट, हाँ जी बच्चे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो ये हमारे पास ये इसका बच्चे ए पार्ट है। अब ए डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है कि द डेंड्राइट्स अनलाइक द एक्सोन ऑफन गिव्स अ स्पाइनी लुक। देखें ठीक है, अगर हम ये इसके बच्चे डेंड्राइट हैं तो ये थोड़े ब्रांच फॉर्म में हैं, और इसके जो एक्सोन है वो इतना ज़्यादा जो है वो ब्रांच नहीं है। अगर बी को बात करें, द डेंड्राइट ऑफ द सर्टेन ब्रेन सेल्स प्रोड्यूस प्रोफ्यूजली गिविंग सेल्स अ ट्री लाइक अपीयरेंस। और बच्चे ये जो डायग्राम है ये वाली, ये मेनली किनकी है, ये इंटर न्यूरॉन की ये वाली डायग्राम, और ये बच्चे कहाँ मौजूद होते हैं, ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। और ये ट्री लाइक देखें, इनके डेंड्राइट ने आपस में डिवाइड होकर क्या बनाया हुआ है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। नेक्स्ट बच्चे ये जो हमारे पास डायग्राम है ये मोटर न्यूरॉन की, और ये हमारे पास किनकी है, सेंसरी न्यूरॉन की। अगर हम मोटर न्यूरॉन की बात करें तो मोटर न्यूरॉन का बच्चे जो एक्सोन होता है वो लॉन्ग होता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अवे कहाँ पर जाता है, इफेक्टर तक जाता है, और वहाँ पर वो मैसेज को कैरी करके लेके जाते हैं। और ये जो ज़्यादातर जो मोटर न्यूरॉन होते हैं इनके जो एक्सोन्स होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो माइलिनेटेड नहीं होते, मीन उनके इर्द माइलिन शीट मौजूद नहीं होती, लेकिन ज़्यादा के अंदर माइलिन शीट मौजूद होती है। और इनकी सेल बॉडी और डेंड्राइट के अंदर बच्चे ग्रेन्यूल्स होते हैं, लेकिन इन मोटर न्यूरॉन के एक्सोन के अंदर वो ग्रेन्यूल मौजूद नहीं होते। अब बच्चे आ जाते हैं हम मोटर न्यूरॉन। अब हमने सेंसरी न्यूरॉन तो हमने कहा था वो यूनिपोलर होते हैं, उनके अंदर एक ही फाइबर होता है, लेकिन वही फाइबर ब्रांच होकर 2 पार्ट्स में कन्वर्ट होती है। और एक उसकी बच्चे होती है, एक पेरिफेरल ब्रांच होती है और एक उसकी सेंट्रल ब्रांच होती है। जो पेरिफेरल ब्रांच है, देखें ये पेरिफेरल ब्रांच है ये वाली बच्चे, ये पेरिफेरल ब्रांच किसके दरमियान है, रिसेप्टर सेल और सेल बॉडी, इसके दरमियान इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल ब्रांच। और सेल बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्रांच बोलते हैं।
और बच्चे इसकी हमने कहा था कि जो सेल बॉडी होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जस्ट आउटसाइड उसकी डॉर्सल रूट के अंदर इसकी सेल बॉडी होती है, और फिर सेल बॉडी से आगे छोटा सा एक्सोन होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इसका सेंट्रल ब्रांच बोलते हैं। और वो गैंग्लियन बनाता है बच्चे। गैंग्लियन हम किससे बोलते हैं कि जहाँ पर सेल बॉडीज़ जो इकट्ठी होती हैं उनकी जो यहाँ पर अकामुलेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग्लियन बोलते हैं। और जो गैंग्लियन कहाँ मौजूद होता है, सेंसरी न्यूरॉन का डॉर्सल रूट के अंदर होता है। और बच्चे देखें, अगर हम इसकी बात करें तो इसके जस्ट टर्मिनल एंड को छोड़कर बाकी ये जितना भी ये बच्चे ये जो डेंड्राइट है ये स्ट्रक्चरली और स्ट्रक्चरली बिल्कुल किस से मैच कर रहा है, एक्सोन से मैच कर रहा है। एक्चुअली ये एक्सोन ही होता है, लेकिन चूंकि इसका मतलब जो स्ट्रक्चर है वो एक्सोन की तरह है, लेकिन चूंकि ये उस मैसेज को टुवर्ड्स सेल बॉडी मूव करके लेके आ रहा है, कैरी करके लेके आ रहा है, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं डेंड्रोन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चे कि जो सेंसरी न्यूरॉन का ये जो डेंड्राइट है जो मैसेज को टुवर्ड सेंट्रल जो टुवर्ड सेल बॉडी लेकर आ रहा है, एक्चुअली इसका जो स्ट्रक्चरली ये होता है ये एक्सोन से मिलता है। इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली एक्सोन वाला है, लेकिन चूंकि वो मैसेज को टुवर्ड सेल बॉडी करके कैरी करके लेकर आ रहा है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, डेंड्रोन बोल रहे हैं। अदरवाइज इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह है बच्चे, वो एक्सोन की तरह का होता है। लास्ट बच्चे हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। रिफ्लेक्सेशन हम किसे बोलते हैं कि बच्चे दीज आर द इमीडिएट ऑटोमेटिक आर इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस, उनको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स बोलते हैं। जैसे हम देखें बच्चे, अगर हम चाय डालने गए वहाँ देज की गर्म थी, हमें नहीं पता चला, हमने जैसे उसको टच किया वो गर्म थी, हमने फ़ौरन हाथ को पीछे खींच लिया, तो वो जो एक इमीडिएट जो रिस्पांस प्रोड्यूस हुआ, जैसे आप अगर भी आप खड़े हो आपका दोस्त पीछे आकर आपके पेट के ऊपर थपकी देता, फ़ौरन आप ऐसे मुड़ कर उसको देखते हैं, तो ये जो इमीडिएट इनवॉलंटरी जो रिस्पांस प्रोड्यूस होती है हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और इस रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर जो नर्व इम्पल्स जो उसका पाथ होता है, जिस रास्ते से वो मूव करके जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। अब बच्चे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर बात करेंगे, द पेन विदड्रॉवल रिफ्लेक्स। अब बच्चे इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पेन रिसेप्टर मौजूद होते हैं बच्चे स्किन के अंदर, पेन सेंसिटिव एंडिंग मौजूद होती हैं। अब वो सबसे पहले उस स्टिमुलस को बच्चे क्या करती हैं, उसको रिसीव करती हैं, उसको सेंस करती हैं। फिर वो बच्चे वो स्टिमुलस कहाँ पे जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, मतलब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट कौन लेकर जाएगा, एसोसिएटिव न्यूरॉन। और एसोसिएशन न्यूरॉन बच्चे उसके कई रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगे, फिर उस रिस्पांस को कौन कैरी करके लेकर आएगा, मोटर न्यूरॉन। किसके पास बच्चे, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से किसके पास लेकर आएगा, इफेक्टर के पास लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा, मोटर न्यूरॉन। और फिर उसके अकॉर्डिंग जो मसल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और हम अपने बॉडी पार्ट को उस डैमेज से, उस कील से, जो भी चीज़ है पेन वाली, उससे क्या कर लेते हैं, विदड्रॉ कर लेते हैं। And the sensory neuron also make a synapse on association neuron not involved in the reflex that carry signal to the brain informing it of the danger। कि बच्चों जो सेंसरी न्यूरॉन हैं जो ब्रेन की तरफ, जो एसोसिएशन न्यूरॉन की तरफ लेकर जा रहे हैं पैगाम, उसका तो वो साइनैप्स बनाते हैं और फिर वो पैगाम को आगे कैरी करके लेके जाते हैं। अब बच्चे देखें इस एग्जांपल के अंदर, यहाँ से हम देख लेते हैं, ये कोई कील वगैरह था, ये मोमबत्ती से हमारा हाथ टच हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बच्चे क्या मौजूद होंगे, सेंसरी रिसेप्टर मौजूद होंगे। और वो रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर क्या करते हैं बच्चे, वो पेन वाले जो मौजूद होंगे या हॉट वाले मौजूद होंगे, उसको सेंस करेंगे, और वो जो मैसेज होता है वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पे जाएगा बच्चे, वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जाएगा। अब स्पाइनल कॉर्ड की हमने कहा था कि जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं उसकी ये देखें, ये डॉर्सल रूट के अंदर ये गैंग्लियन है, यहाँ पर सेल बॉडीज़ मौजूद हैं, और ये इसका जो लॉन्ग, इसको हम डेंड्रोन बोलते हैं, और सेल बॉडी के बाद ये जो छोटा सा पार्ट इसको हम एक्सोन बोलते हैं। तो मैसेज कहाँ पहुँच गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। फिर उसके एक पार्ट से दूसरे पार्ट कौन लेकर जाएगा बच्चे, वो इंटर न्यूरॉन। फिर इंटर न्यूरॉन से वो मैसेज कौन लेकर आएगा, मोटर न्यूरॉन। किसके पास, मसल के पास। तो जो मोटर न्यूरॉन का जो सेल बॉडी होती है मोटर न्यूरॉन की, और उसके जो डेंड्राइट होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही होते हैं। जस्ट आउट उनका क्या होता है, जस्ट उनका एक्सोन होता है, एक लॉन्ग एक्सोन होता है जो मैसेज कैरी करके लेके आता है मसल के पास। और फिर मसल उसके रिस्पॉन्स बच्चे क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और हम अपने हाथ को उस मोमबत्ती से या कील जो भी चीज़ हो उससे वापस क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।